मूवी कैसे बनती है, वो लोग एक्टिंग कुछ और ही करते हैं, कुछ और ही वहां पे दिख रहा होता है। तो ऐसा ही होता है। पूरे भारत के बच्चे, चाहे वो आर्ट्स और साइंस के भी हो, उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है, यार मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, और जैसी कॉलेज लाइफ नॉर्थ कैंपस में है वैसी कहीं और नहीं है। बच्चे अभी तक जानना चाहते हैं कि इन कॉलेजेस के अंदर पढ़ने की फीस क्या होती है और किस क्राइटेरिया के थ्रू आपको गुजरना पड़ा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो CUET के थ्रू इको ऑनर्स में एडमिशन देती है, वहां पर मैथ्स मैंडेटरी नहीं है, DU में मैंडेटरी है। तो कहीं ना कहीं जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, 11वीं 12वीं में कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, उनके दिल में एक सपना होता है कि वो अपना मनपसंद कोर्स और कॉलेज ले लें किसी भी तरीके से, चाहे वो हिंदुस्तान की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, JNU हो या जामिया मिलिया इस्लामिया हो। कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में घर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जब मैं DU की बात करता हूं तो नॉर्थ कैंपस का जो माहौल है वो पूरे इंडिया में अपना वर्चस्व जमा चुका है, और पूरे भारत के बच्चे, चाहे वो आर्ट्स और साइंस के भी हो, उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है, यार मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, और जैसी कॉलेज लाइफ नॉर्थ कैंपस में है वैसी कहीं और नहीं है। तो यहां पर आपको वो फ्लेवर देखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा। यहां पर हमारे पास सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास रामजस नॉर्थ कैंपस, हंसराज नॉर्थ कैंपस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस से बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और जो भी कॉमर्स का बच्चा है वो इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ ऐसा सीख कर जाएगा जो उसको जिंदगी में लिटरली हेल्प करने वाला है। थोड़ा फन भी होने वाला है और थोड़ी एजुकेशनल बातें भी होने वाली है। कैसे एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, सच क्या है, मिथ क्या है। और निकू भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर मैं तो बस यही बताने आया हूँ कि यार जो बच्चे हैं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं सर, नटखट होते हैं, तो उनको ये बताना कि भाई ये नटखटपन सही है, ये बच्चे उसका एग्जाम्पल है, और साथ में पढ़ाई करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, कैसे यहाँ पहुंचे, क्या है ये सब कुछ, और इन्होंने कोई मस्ती की कि नहीं, इनको कहीं मम्मी से डांट पड़ी कि नहीं, वो सारी स्ट्रेटेजीज हम इनको बताने वाले हैं। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के, आप बुरा मानोगे तो मैं पैर भी छू लूंगा तो क्योंकि आप ही बहुत कुछ हो यार, आप हो तो हमें, सच्चाई बात ही है। आप अपना नाम, कोर्स और कॉलेज यहां पर देखने वाले स्टूडेंट्स आपके जूनियर्स को बताओ प्लीज, कैमरे में देख के। हेलो, मैं अथर्व पोहेकर हूँ, हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ अभी। मेरा नाम अनुकल गुप्ता है एंड मैं हंसराज कॉलेज से BCom ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। नहीं सर, लड़का जयपुर से है, और Hello, मुझे जयपुर बहुत my name पसंद is है। Rohan Gupta and I am currently pursuing BCom honors at Ramjas College. Hello, myself Shriti Mandal. I'm from SRCC pursuing BCom honors. I am Lakshya and I am pursuing BCom honors from Shri Ram College of Commerce. तो वेलकम गाइस फ्रॉम वेरियस स्टेट्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस। जोरदार तालियां भाई नॉर्थ कैंपस वालों के लिए, बहुत ही बढ़िया। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं सर, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि यार वेरी गुड, आपने यहाँ पर पहुंचे हैं और इतनी सारी मेहनत की होगी, तो थोड़ा सा बताओ फिर कैसे हुआ ये सब, क्या किया है ये सब चीजों में। बच्चे अभी तक जानना चाहते हैं कि इन कॉलेजेस के अंदर पढ़ने की फीस क्या होती है और किस क्राइटेरिया के थ्रू आपको गुजरना पड़ा, तुम्हारे एक्चुअली कितने नंबर आए, और एलिजिबिलिटी क्या थी, फीस क्या थी। तो हंसराज कॉलेज से शुरू करेंगे दोस्त। हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट बताएगा कि आपने कितनी फीस पे की है। सर 31,000 अप्रॉक्स थी मेरी फीस इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स की। सेम BCom ऑनर्स की भी 31,000 के अप्रॉक्स थी। अच्छा, नंबर कितने कितने आए थे आपने बता दो, माइक थोड़ी देर उनको दे दो। सर मेरे 868 आए थे आउट ऑफ 1000, और कट ऑफ भी बताओ। हाँ बता दो और कट ऑफ थी हंसराज कॉलेज की 863। यार, मतलब 860 प्लस 873 63 863 प्लस वाले बच्चों का एडमिशन हो रहा है, और बच्चे ये सुनकर हैरान है कि यार मेरे 900 नंबर आए, मेरे को नॉर्थ कैंपस मिलेगा नहीं मिलेगा। 863 पे एडमिशन हो रहा है, राइट? सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स का उसका कट ऑफ थोड़ा लो हो जाता है ना मैथ्स की वजह से। अच्छा, सर मेरे 908 मार्क्स थे और 100% इन अकाउंटेंसी, और कट ऑफ था हंसराज कॉलेज का BCom ऑनर्स का 901। मेरे कोर्स का तो फीस है 17,098 BCom ऑनर्स का, और हमारे कोर्स का एक 824 मेरा स्कोर था OBC कैटेगरी से। सो उसका कट ऑफ गया था 813 गया था कट ऑफ, और जनरल का कट ऑफ 897 कुछ गया था। 897 गया था, और आपका 824 पे एडमिशन हुआ है, लेकिन कट ऑफ कितना गया था आपका भी? OBC कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था? 813 गया था। और आपने फीस कितनी पे की है? 17,098। तो यार मतलब जनरल की फीस और OBC की फीस में कुछ डिफरेंस है क्या? ये माइक ऊपर करके बताओ ना। नो सर, कोई डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल है, इतना ही कोई है। डिफरेंस नहीं No, है, राइट? sir. सर मेरा स्कोर 868 है आउट ऑफ 1000 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स, और 100% इन बिजनेस स्टडीज है। सर मेरे कोर्स की फीस अप्रॉक्स 33,000 थी, और मेरा स्कोर 920 आया था आउट ऑफ 1000, एंड कट ऑफ गया था फॉर जनरल कैटेगरी इन द फर्स्ट लिस्ट 917। सर मेरा स्कोर था 910 आउट ऑफ 1000 एंड BCom ऑनर्स की फीस अप्रॉक्सीमेटली 33,000 थी।
आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सर इकोनॉमिक्स में तो एक ही रहता है, बीकॉम ऑनर्स में दो रहते हैं। इकोनॉमिक्स का रहता है कोई भी एक लैंग्वेज रहती है, अप्लाइड मैथ्स और मैथमेटिक्स रहता है, कंपलसरी रहता है, और कोई भी 3 सब्जेक्ट डोमेन्स। यानी अगर आपको इको ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना हो तो कोई भी आपकी एक लैंग्वेज चलेगी CUET के पेपर के अंदर। मैथ्स अगर आपके पास अप्लाइड हो, कोर हो, कोई भी एक हो, होना चाहिए, कंपलसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। उसके अलावा आपके 3 सब्जेक्ट चल जाएंगे, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज और कोई भी डोमेन सब्जेक्ट जो लिस्ट के अंदर आ रहा हो। और सर सिर्फ कॉमर्स वाले नहीं, साइंस वाले और आर्ट्स वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी maths हो 3 तो। हाँ नहीं, कोई भी 3 सब्जेक्ट रहते हैं ना, कॉमर्स में कंपलसरी नहीं है ऐसा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो CUET के थ्रू इको ऑनर्स में एडमिशन देती है वहां पर मैथ्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन DU में मैंडेटरी है, BHU में नहीं है। और हो सकता है कि ये टाइम के हिसाब से अपना अपना क्राइटेरिया बदल दे। हाल फिलहाल के यही हालात है। बीकॉम ऑनर्स के बारे में बताइए। बीकॉम ऑनर्स के लिए जैसे मैथ्स तो कंपलसरी नहीं है, आपको 3 डोमेन्स चाहिए और एक लैंग्वेज चाहिए, इससे आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो। और उन 3 डोमेन में अकाउंट्स या मैथ्स में से एक होना चाहिए। एक कंपलसरी होना चाहिए, अकाउंट्स या मैथमेटिक्स। सभी कॉलेज में यही है। हाँ। तो पूरी DU के लिए सेम क्राइटेरिया होता है। हाँ। तो यार हम सब ने ये तो जान लिया कि इन्होंने SRC में है, बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए क्या चाहिए, पर ये तो जान ले भैया कहाँ से पहुंचे आप वहां पर? सर मैंने तो प्रवेश CUET 1.0 लिया था, उसमें से ही प्रिपरेशन करी थी, और बाकी कुछ टेस्ट पेपर्स वगैरह लिए थे। वेरी गुड यार। अनुकल्प? सर मैंने तो कौटिल्य प्रो ही लिया था, तो प्रवेश आ गया था उसमें। कौटिल्य में जैसे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ली, उससे CUET का हो ही गया मैक्सिमम, और लास्ट में CUET क्लासेस MCQ की प्रैक्टिस हो गई। सो वेरी गुड। यस सर, सिमिलरली कौटिल्य प्रो लिया था हमने, ठीक है। तो 12th का रिवीजन हो जाता था एक तरीके से CUET का, क्योंकि सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं क्लासेस प्रवेश में, तो वहाँ से रिवीजन उसकी अच्छी खासी हो जाती थी और CUET की भी प्रिपरेशन हो जाती थी। तो डोमेन्स के लिए तो सर प्रवेश बहुत बढ़िया है, लाइक वहाँ से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। मेरी कौटिल्य प्रो बैच थी एंड मैंने वहाँ से 12th का बोर्ड्स किया, उसके बाद प्रवेश CUET में तो सारा हो गया वो रिवीजन टाइप MCQs। मैंने भी कौटिल्य प्रो लिया था, तो उसके अंदर 12 बोर्ड्स का भी हो गया और CUET का बैच भी मिल गया, प्रवेश CUET। देन उसके अंदर मैंने सभी मतलब अकाउंटेंसी के लिए आप हो गए और बाकी सब टीचर्स हो गए, वहीं से प्रिपेयर किया था। कॉलेज में बच्चा अलग अलग स्टेट से आ रहा है नॉर्थ कैंपस के अंदर पढ़ने के लिए, क्या यहाँ पर कुछ रहने की सुविधा है? क्या यहाँ पर कोई हॉस्टल वाली सिचुएशन होती है, या बच्चे PG पर रहते हैं? तो इनसे जानेंगे और कितना कितना खर्चा कर रहे हैं, मेन बात ये भी जानेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे शुरू करेंगे। कहाँ से आए हो, कहाँ रह रहे हो, कितने रुपए खर्च रहे हो? सर मैं पंजाब पटियाला से आ रहा हूँ और मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ SRCC के। सो हॉस्टल का प्रोसीजर कुछ ऐसा रहता है, लाइक एलोकेशन के कुछ 1 वीक के अंदर फॉर्म्स आउट हो जाते हैं हॉस्टल के, सो उसको आपको फिल करना होता है। देन उसके बाद एलोकेशन लिस्ट आती है बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल की अलग अलग। देन अगर आपका बॉयज़ हॉस्टल में नाम आ जाता है, तो बॉयज़ हॉस्टल का एक क्राइटेरिया ये भी रहता है, लाइक OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को सेम ही ट्रीट करते हैं। लाइक उनका रिजर्वेशन नहीं होता, रिजर्वेशन होता है SC और ST का। हॉस्टल के अंदर एक बार आपका लिस्ट में नाम आ गया, देन यू हैव टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे, वो लिस्ट आपको लेके जाना होता है बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन के पास। देन उसके बाद अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, देन यू हैव टू पे समथिंग अप्रॉक्स 60,000 रुपीज़, जो आपका एनुअली आपका रेंट रहता है, बेसिक रेंट। देन उसके अंदर आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, लाइक मेस चार्जेस आता है, वो क्वार्टरली आता है। मेस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड वाटर बिल आता है, वो सब क्वार्टरली आता है। सो बेसिकली वी कैन से कि अराउंड 10 to 11 के पड़ जाता है पर मंथ। ये आपने बहुत बहुत जबरदस्त लेवल की बात की है यार। अभी आप हॉस्टल में हो, SRCC के अंदर ही हॉस्टल लोकेटेड है वो। उस हॉस्टल में आपने 60,000 रुपीज पे किया है, राइट? अराउंड मान लेते हैं। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या एडिशनल? कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है? नहीं सर, आपने जो 60,000 पे किया वो लाइक पूरा एनुअली है। लाइक आपको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिलता है, लाइक अगर आपका हॉस्टल में मन नहीं लग रहा या कुछ भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो लाइक आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप 1 मंथ के टाइम पीरियड में कैंसिल कर देते हो तो लाइक 5 to 6,000 डिडक्ट हो जाता है, आपको रिफंड कर देते हैं बाकी। बट स्टिल अगर आप 1 मंथ के बाद नहीं कर सकते, वो 60,000 आपका लॉक इन हो गया। जैसे ये हॉस्टल है तो मतलब ये वैसा ही बोरिंग हॉस्टल होता है जैसा अपन टीवी फिल्मों में देखते हैं, या फिर यहाँ कुछ और भी चीजें हैं या कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं? क्या होता है हॉस्टल में? नहीं सर, अभी इनिशियली तो मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं हॉस्टल में, बट स्टिल हॉस्टल में अभी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। लाइक सीनियर्स काफ़ी काम, काफ़ी पोलाइट हैं। लाइक बेसिकली वहाँ हमारा एक कॉमन रूम है, तो वहाँ पर सीनियर्स भी जूनियर्स भी सब वहीं पर बैठे रहते हैं। तो यार यहाँ रैगिंग वैगिंग का सिस्टम नहीं है क्या? नहीं सर, लाइक बॉयज़ हॉस्टल से लाइक आपको जब डॉक्यूमेंट्स आता है ना, तो आपको वहाँ जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हो तो वहाँ पर आपको एंटी रैगिंग का एक एफिडेविट साइन करवाते हैं। सो इसके लिए आपको एंटी रैगिंग साइन करना पड़ता है, तो रैगिंग का तो कोई सीन नहीं है सर। जो अपना हॉस्टल है उसके अंदर मेस के चार्जेस अलग से हैं, राइट? यस सर। और वो मेस के चार्जेस आपने जो बताए हैं
उसके अंदर खाना कौन सा मिलता है, वेज, नॉन वेज, या क्या क्या खाना आमतौर पर आपने अभी तक खाया है? सर लाइक वहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक अगर आप वेज खाते हो तो आप वेज सबमिट कर सकते हो कि वेजिटेरियन, नॉन वेज वाला भी ऑप्शन रहता है। सो नॉन वेज वाले में ये रहता है कि लाइक आपको संडेज को एग्स वगैरह वो सब मिल जाता है और चिकन वगैरह भी मिल जाता है नॉन वेज वालों को। सो नॉन वेज वालों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, लाइक अगर जिस दिन वो चिकन खा रहे हैं तो उनको 90 या 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सेटलमेंट हो गई है कि वहां सेट हो गए हैं आप, और बाकी धीरे धीरे पे करेंगे तो अगले सेशन में हम बच्चों को और अच्छे से बता सर मैं सकते तो हैं। ये भी जानना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अलॉट हो गया होगा, जो नहीं हुआ उनका क्या है, मतलब उनका कुछ पता है आपको कि प्राइवेट पी मिलते हैं नहीं मिलते, क्या है वहाँ कोई सिस्टम, कुछ आइडिया आपको? सर लाइक हॉस्टल के अंदर जिनका नाम आता है ना, तो लाइक सभी हॉस्टल्स नहीं लेते। हाँ। तो कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी रहते हैं। हाँ। तो लाइक अगर काफ़ी रूम जैसे अभी हमारे खाली थे तो कुछ बच्चे अभी शिफ्ट हुए हैं क्योंकि अभी सेकंड लिस्ट आई थी हॉस्टल की। ओके। सो लाइक और मान लो अगर किसी को हॉस्टल अलॉट ही नहीं होता है तो उनके लिए कुछ है, क्या है सिस्टम वहाँ पर? सर लाइक पीजीज काफ़ी हुआ है वहाँ पर, कमला नगर, विजयनगर में काफ़ी पीजीज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका हॉस्टल में नहीं हुआ तो फिर वहाँ नहीं होगा, पीजी और भी हैं बहुत सारे, आपको मिल जाएंगे, है ना? अब हम बात करेंगे आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, और सेम चीज़ आप भी बताओ ताकि बच्चों को पता लगे। मैं झारखंड से हूँ एंड मैं पीजी में रह रही हूँ क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल की तो बहुत लिमिटेड सीट्स थी, अराउंड 49 के अराउंड थी फर्स्ट ईयर के बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो वहाँ तो मेरा नहीं हो पाया, तो मैं पीजी में रह रही हूँ एंड वहाँ पे लाइक मंथली रेंट 14,000 के आसपास है एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अलग से लग जाता है, उसमें फूड इंक्लूडेड है 14,000 में। एंड वही वो कमला नगर, विजयनगर, वहाँ पे बहुत सारे मतलब पीजीज, एक रूम में कितने लोग होंगे? जैसे मेरा तो डबल डेकर, मतलब हम 2 जन रह रहे हैं उस रूम में, ट्रिपल रूम्स भी है, सिंगल रूम्स भी है। सर मैं तो जयपुर राजस्थान से हूँ, मैं भी कमला नगर में पीजी लेके रह रहा हूँ। उसका रेंट अप्रॉक्स है 14 के, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सब इंक्लूडेड है। हमें 4 टाइम का खाना मिलता है, तो खाना तो हमें अच्छा मिलता है, तो खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप शेयर कर लेना कांटेक्ट, क्योंकि खर्चा तो वही है, ठीक है, बस उसका खाने का तो थोड़ा। बॉयज पीजी होगा ना। बॉयज पीजी है। तो मेरा तो एक ही सवाल है यार कि जब आप लोग कॉलेज में जा रहे थे तो होता है ना कि अपन कॉमर्स के सर एक दिमाग तो लगता ही है कि यार यहाँ का प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपने पता किया? हाँ ये सर, curiosity? जैसे बिग फोर जो आती है वो तो आती है PwC, डेलॉइट और बाकी जो बिग फोर है KPMG वगैरह। EY, KPMG, हाँ, PwC, EY। डेलॉयट, तो- ये बिग 4 कंपनीज हैं। ये अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर बिग 4 कंपनी है, हाँ। और इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की बिग 4 कंपनी इनको बोलते हैं। और एक अपडेट दे दूं, अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, कि जैसी ये बिग 4 दुनिया की है वैसी हम इंडिया की बिग 4 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आती हैं तो क्या होता है, पैसा तो देती है, प्लेसमेंट नौकरी कितना देती है, क्या है? हाँ सर, सुना है जैसे कुछ? हम लोग को ओरिएंटेशन के मतलब ओरिएंटेशन जब चल रहा था तो बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो है 80% प्लेसमेंट है। तो यार 80% प्लेसमेंट है, मतलब 10 बच्चे पढ़ते हैं तो 8 की नौकरी लगी जाती है। हाँ सर, और कुछ लोग ऐसे भी हो जो एनरोल नहीं करते हैं, मतलब जो कैंपस चाहते ही नहीं नौकरी, हाँ क्योंकि वो मास्टर्स करना चाहते हाँ, हैं। और कुछ लोग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में चले जाते हैं। जस्ट टू ऐड वन थिंग, मेरे सीनियर्स काफ़ी बता रहे थे कि उनकी इंटर्नशिप लगी है, जैसे Tier 1 कॉलेजेस में, बेनन कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनीज में काफ़ी इंटर्नशिप्स लगती हैं सोसाइटीज़ की, सो वो भी रहता है हंसराज में काफ़ी। बहुत सारे कॉलेजेस में रहता है, मतलब बहुत सारे बढ़िया कॉलेज के अंदर रहता है, जो कॉलेज की अपनी सोसाइटीज होती हैं, वो सोसाइटी के मेंबर्स को अलग अलग कंपनी के अंदर एज अ इंटर्न भेजते हैं, जहाँ से वो बच्चे सीख लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, और फिर वो प्रोजेक्ट उनके कहीं ना कहीं करियर को फ्रेम करने में काम आता है और बड़ी जॉब पाने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलाता है ये। आपने ये सुना, बहुत अच्छी बात बताई है, इससे बच्चों को नॉलेज मिली होगी। रामजस, लाइक ये इंटर्नशिप वाली चीज़ तो हमारे कॉलेज में भी है। अभी हमारे सीनियर्स ने काफ़ी सारे लिंक्स शेयर किए थे जिसमें कि स्टाइपेंड भी मिल रहा है और इंटर्नशिप के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं काफ़ी, जिसमें कि ज़्यादा वर्क भी नहीं है, रिमोट वर्क रहता है और 2 से 4 घंटे वर्क करने हैं अपने को, और जो आपका फील्ड है ना कॉमर्स का, उससे रिलेटेड ही वर्क्स रहता है। और कुछ फ्री वर्क्स भी हैं जिसमें कि लाइक फाउंडेशंस वाले हैं, तो उन सब में भी हम ज्वाइन कर सकते हैं इंटर्नशिप वगैरह की तरह। तो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है उसमें, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलता है उसमें। ये सारी चीज़ें हैं सर। जैसे SRCC में तो इंटर्नशिप्स मतलब लगी जाती है, लाइक उतना हाथ पैर नहीं मारना पड़ता है। और बहुत भाई, सारे- सीधा धो दिया, चौड़ी हो रही है क्या? नहीं सीधा ही धो दिया है कि भाई देखो हमारी तो लगी जाती है, कोई बात ठीक है, नहीं है। हाँ, और okay. फिर बहुत सारे सोसाइटीज़ भी है जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, बट बस एक ही ड्रॉबैक है कि सोसाइटी में एंट्रेंस के लिए एक पहले GD दो, पहले तो फॉर्म भरो, फिर GD दो, फिर पर्सनल इंटरव्यू, तो ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग होती जाती है। सब पर इसमें एक एडवांटेज है कि अपने पास बहुत सारे सीनियर्स हैं जो अपने से जुड़े हुए हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। हाँ, सर अगर हैं ही। हाँ सीनियर्स सर से जलवा दिखाओ अपना। बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं बात करता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटीज के अंदर भी एडमिशन जैसा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिल्टर करके बच्चा आ रहा है, वो भी सीनियर्स जांच लेते हैं कि हाँ भाई ये इससे मन है इसलिए आ रहा है,
या फिर मिल रहा है इसलिए आ रहा है, पता लग एंड जाता फिर है। बहुत सारी हॉबी वाली सोसाइटीज़ भी है, जैसे क्लिक्स एंड फोटोग्राफी है, ड्रामेटिक्स है, डिबेटिंग है, तो ये सब में तो बहुत सही एक्सपोजर भी मिलता है, मस्ती वस्ती भी हो जाती है। पिछले साल काफ़ी बच्चों ने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था, बट अराउंड 100 को ही मिला था। अब इमेजिन Limited कर को सकते मिलता हो है। कि बच्चे बहुत सारे हैं SRCC कितनी में। सीट्स हैं बीकॉम ऑनर्स के अंदर? अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए 243 कुछ है। देखो ऐसा नहीं है कि एसआरसीसी ही सबसे बेस्ट कॉलेज है। अब आपने बताया कि 35 लाख रुपीस लास्ट ईयर पैकेज था, मुझे पता है वो ई ऑनर्स वाले बच्चे का था, लेकिन उससे भी ज्यादा 48 लाख रुपीस लेडी श्री राम कॉलेज से था। हमारे बच्चे लेडी श्री राम में भी है, सेंट स्टीफन में भी है, एंड देयर आर मैनी मोर कॉलेजेस जो वहां से पढ़ते हैं, बताते हैं। तो यूनिवर्सिटी दिल्ली की ऐसी है कि अपने आप में बहुत धांसू यूनिवर्सिटी है, डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे। कई बार सेंट स्टीफन से हंसराज से बहुत मचाने वाले पैकेज निकले हैं कि उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। सर लाइक अभी लक्ष्य ने मेंशन किया कि 35 लाख गया था SRCC का, तो हंसराज का भी 2023 में 36.5 लाख गया था मैक्सिमम पैकेज। मतलब नहीं, ये उस है- टाइम इनका 45 प्लस था। नहीं उस टाइम भी 35 ही था। नहीं, इनका था 38 प्लस भी जा रखा है, 40 प्लस भी जा रखा है, 45 प्लस भी जा रखा है सर। सर तो ये बता दो कि मतलब सब सही है ना, कहीं भी जाओ आप अच्छे से पढ़ोगे तो पैकेज लग जाएगा भाई साहब। हाँ, ये हाँ। मत चक्कर में रहना कि एसआरसीसी में तो और- तभी लगेगा या हंसराज में तो तभी लगेगा। देखो मैं एक और बात हाँ, बताता नहीं हूँ, तो। काफी सारे कॉलेज है, हो सकता है कि उसके अंदर हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये कैसे होता है? ऐसा थोड़ी है कि कॉलेज में है तो नाम हो गया। कॉलेज के अंदर जो तुमने पढ़ा है ना, उससे तुम्हारी नौकरी लगेगी। कोई कंपनी तुम्हें ये आकर नौकरी नहीं देगी कि तुम एसआरसीसी में पढ़ते हो इसलिए तुम्हारी नौकरी लग गई है। बहुत सारे बच्चे एसआरसीसी में ग्रेजुएशन के बाद अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सबकी नौकरी लग जाती है, नौकरी उसकी लगती है जिसमें टैलेंट होता है। और एक चीज और ऐड करूंगा, डीयू में कंपनीज आती क्यों है? उस इंडस्ट्री या उस कंपनी को डीयू में आने का इंटरेस्ट रहता है जिसको लगता है कि यहां पर जो बच्चों ने पढ़ा है वो मेरे काम का है। तो जो कोर्स है तुम्हारा, करिकुलम है, वो जॉब ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इसलिए इतना चार्म है। बीएचयू में भी है और यूनिवर्सिटीज में भी है और कुछ और है जहां पर नहीं है। सही से एक और बात भी समझ में आती है कि देखो लाइफ इज ऑल अबाउट हसल। ऐसा नहीं है कि आपने ये कॉलेज ले लिया सब डन हो जाएगा, आपको उसके आगे भी मेहनत करना है। जैसे आप सांस डेली ले रहे हो, खा डेली रहे हो, पढ़ाई भी डेली करनी है भाई। अगर सोसाइटी ज्वाइन करना है तो वो भी डेली करना है, सब कुछ डेली करना है भैया जी, कुछ छूटने वाला नहीं है। और मौज मस्ती तो हाँ, करनी है। बस यही है कि अपॉर्चुनिटीज वो देंगे, बट ग्रैब तो खुद ही से खुद ही करना पड़ेगा वहाँ सर पे। और जैसे कुछ लोग को रहता है कि जॉब्स नहीं करना है, खुद का कुछ खोलना है, तो उसके लिए जो सोसाइटीज़ रहती है, एक ई सेल करके रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, तो उसमें वो जाके खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो सरकार के साथ साथ कॉलेजेस भी स्टार्टअप हाँ, इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन दोस्त आपसे ये है कि आप बताओगे अपने मार्क्स जो आपके सीयूईटी में आए हैं, और फिर बताओगे कि आपके रॉ मार्क्स कितने आए थे। तो नॉर्मलाइजेशन का आपके ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ? उससे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन का मतलब बता देता हूं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब सीयूईटी का आपका रिजल्ट आता है तो आप देखते हो आप अपने असली मार्क्स। उससे पहले आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। कुछ आंसर की सीयूईटी के द्वारा जारी की जाती है, उससे मैच करके आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो, राइट? वो होते हैं आपके रॉ मार्क्स। लेकिन कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जिसका पेपर टफ होता है उसके नंबर बढ़ाए जाते हैं, जिसका पेपर इजी होता है उसके नंबर कम किए जाते हैं। और ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू एनटीए बच्चों के मार्क्स को लेवल पर लाता है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। और नॉर्मलाइजेशन का अब उन्हें अपने ब्रोशर के अंदर एक फॉर्मूला भी दे दिया है फाइनली, राइट? और सर अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में बचना है तो 100% लाओ, बात खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के 250 में से 250 आए, उसके कम नहीं होंगे। हाँ। एक बच्चे के 244 आए हैं, अभी अविरल की बात बताता हूं मैं, जैसे कि 100% है तो उसके नॉर्मलाइजेशन में कम हो सकते हैं। वो 100% तो है लेकिन फुल स्कोर नहीं है। हाँ मतलब नहीं फुल सर, स्कोर। जैसे 250 आए हैं ना, तो अभी अकाउंटेंसी वाला जो 100% है उसका 249.75 है, हाँ। तो उसके भी 250 आए थे लेकिन उसके कम हुए। तो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स पे फर्क पड़ता है। Yes, sir. और उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा ओवरऑल कैलकुलेशन पे तो फर्क पड़ेगा भाई। मान लो एक पेपर बहुत ज्यादा टफ था, उसके अंदर 200 नंबर ही सबसे ज्यादा है, तुम 100% पे हो और अब तुम्हारे नंबर 190 हो गए, और वो 100% ही है अभी भी, लेकिन तुम्हारा टोटल स्कोर 1000 में से 10 नंबर कम हो गया ना भाई। तुम उस सब्जेक्ट को काउंट नहीं करवा पाओगे। लेकिन सर देखो ये जो है ना, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके कम होंगे सबके ही हो जाएंगे फिर, तो वो इम्पैक्ट मुझे लगता है कितना सर होगा? इम्पैक्ट ऑब्वियसली मेरे पास 3 डोमेन है, 2 लैंग्वेज का ऑप्शन है। मैंने एक लैंग्वेज ले ली, 3 डोमेन, एक जीएटी ले लिया, मानते हो? अब भाई साहब मेरे एक सब्जेक्ट जिसको मैं लगा रहा था, मेरे 200 नंबर थे, उसके 190 हो गए, तो मैं उसको स्किप करना पड़ेगा, मेरे को 195 लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट तो मुझे चेंज ही करना पड़ जाएगा ना। पर यहाँ 10 नंबर का परसेंटाइल दुनिया को नुकसान हुआ है। आपका रॉ स्कोर क्या था और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर कितना आया?
सर ओवरऑल मेरा बीकॉम ऑनर्स में 905 था और नॉर्मलाइजेशन में 895, मतलब -10 हो गया। तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मेरा 862 था और उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद 868 हो गया मैथ्स की वजह से। फायदा हो गया एक फायदा हो ऑनर्स गया। में। तो दोनों के लिए डिफरेंट स्कोर इसलिए बताया है भाई ने क्योंकि दोनों कोर्सेज के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की यहां पर नंबर्स को ऐड किया जाता है। जब आप आओगे प्रवेश बैच के अंदर तो क्लास के अंदर आपको धीरे धीरे बताएंगे भी कि कौन से कोर्स के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी होती है और कहां पर किस चीज के नंबर होते हैं। अभी तुम्हें सुनने को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये उस चीज की मेंटरशिप नहीं है। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। आप बताओ। सर मेरा रॉ स्कोर था 920 और नॉर्मलाइज स्कोर था 908 908। नुकसान बोल दो तो नुकसान। नुकसान हुआ सर बहुत ज़्यादा। सर मुझे तो नॉर्मलाइजेशन ने बहुत अफेक्ट किया। जैसे पहली बार जब सीयूटी ने निकाला था रॉ स्कोर, उस टाइम पे मेरा 848 प्लस ऐसा कुछ आ रहा था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे। जैसे वो वाला हुआ था कि हमने टिक और कुछ किया था और उसमें ऑप्शन में कुछ और शो हो रहा था। हाँ सर, ये बहुत बड़ा इशू आया था सर। ये जो हुआ था, मतलब हमने सीबीटी मोड में कंप्यूटर पे हमने कोई और ऑप्शन टिक किया था, बट हमारे जब आंसर शीट जो सीयूटी ने रिलीज़ किया था एनटीए ने, उसमें कोई और ऑप्शन शो हो रहा था। तो वो सारी बहुत चीज़ें हुई थी। तो लाइक मैंने उसके लिए एक दो क्वेश्चंस को तो चैलेंज किया था। फिर जब सर फाइनल स्कोर आया ना, तो उसमें मेरे स्कोर थोड़े से इंप्रूव हो गए थे, मतलब 860 प्लस तो पहुंच गए थे। बट जब ये नॉर्मलाइजेशन आया तो मेरे इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्कोर को काफ़ी कम कर दिया गया। और मेरा सर बीएसटी में ये हुआ था कि मेरा जब एक क्वेश्चन ना गलत हो गया था, 244 था, उसमें भी जो है उसकी वजह से उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हो गया और उसमें भी बहुत सारे नंबर लाइक 10 नंबर तक उसमें कट गए थे सर। 238 कर दिया गया था और फाइनली मेरा स्कोर 824 बना। काफी ज्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान नुकसान सर। बहुत ज्यादा ज्यादा नुकसान नुकसान उठाया मेरा है। ओबीसी कैटेगरी था तो एसआरसीसी का कट ऑफ 849 गया था, जिसके लिए सर मुझे इतना उसके लिए दुख हो रहा था कि मेरी क्या गलती थी उसमें कि मतलब क्योंकि रॉ स्कोर और फाइनल स्कोर काफ़ी सही गया था, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद और सर मैं तो मतलब पता नहीं कहना चाहिए कि एसएससी में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसपे काफी टीचर्स बैठे भी हैं कि यार बच्चा टिक करके कुछ और आ रहा है, आंसर शीट में कुछ और आ रहा है, ये कैसे? और इसको प्रूफ नहीं कर सकते आप क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाते हुए तो आप क्या प्रूफ करोगे कि मैं बी टिक करके आया था बट यहाँ सी क्यों दिख रहा है? कोर्ट कहेगी भाई क्या प्रूफ है? हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। सर मेरा रो स्कोर आफ्टर फाइनल आंसर की आया था अराउंड 900 कुछ आया था, बट नॉर्मलाइजेशन ने मुझे फ़ायदा दिया था। यार SRCC कम ऑन। मेरे 20 मार्क्स बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन से और वो 20 मार्क्स बढ़े थे मेरे इंग्लिश में, मतलब बाकी सब में कांस्टेंट ही हुआ था, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल मुझे तो फायदा देकर गया, वेरी गुड यार। बट स्टिल कुछ काफ़ी बच्चों के कम हुए तो उनके लिए तो सोरो फील होता ही है। जैसे मेरी प्रोविजनल आंसर की में 900 बन रहे थे मार्क्स आउट ऑफ 1000, लेकिन उसमें क्या था ना कि बहुत सारे इनकरेक्ट आंसर्स दिए हुए थे, मतलब आंसर कुछ और का करेक्ट था एंड वहाँ पे इनकरेक्ट शो हो रहा था। देन फिर फाइनल आंसर की आया एंड उसमें मेरे 914 के आसपास बन रहे थे एंड देन नॉर्मलाइजेशन से वो मेरे 910 हो गए। तो मतलब 4 मार्क्स का नुकसान हुआ, बट स्टिल आई मीन SRCC राइट नाउ। तो वाओ। अगर आप थोड़ा परेशान हो रहे हो ना कि यार ये सीयूईटी की बातें चल रही हैं, आपको भी अपने मनपसंद कोर्स और कॉलेज में एडमिशन लेना है और एग्जैक्टली ये सीयूईटी होता क्या है, कैसे नंबर काउंट होते हैं, तो इसकी स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है हमने। वो वीडियो आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12 के चैनल पे। आप उस वीडियो पे जाओगे तो सीयूईटी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो इस बार 2026 के अंदर होने वाला है। कुछ सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे सीयूटी जैसे एग्जाम में हार्ड वर्क तो लगता ही है सबका, लेकिन लक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे जिनका एग्जाम डिफिकल्ट आता है ना तो उनको तो हमेशा फ़ायदा ही होता है और जिनका ईजी आता है उनको तो नुकसान ही तो होता है। मतलब आप चाहते हो कि बच्चे ये सोचे भगवान मुझे टफ पेपर मिल जाए? मैंने यही किया था। अच्छा, ये किया था? मैं मैनिफेस्ट करके जाती थी कि मेरा पेपर टफ ही आए। और सर जब पेपर लिखते हैं तो ये भी पता नहीं रहता कि हमारा इजी है हार्ड है, किसी के हिसाब से वो हार्ड है, किसी का इजी है, तो ये भी नहीं, हालांकि मैं भी अपने बच्चों से सर यही कहता हूँ पढ़ाते वक्त कि भाई तुम यही दुआ करके जाओ कि टफ आए, क्योंकि हम इजी और टफ दोनों के लिए पढ़ते हैं, तो टफ आएगा तो तुम्हें घाटा नहीं होगा। सर और मेरा एग्जाम तो एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट पे था, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का, तो मेरे लिए तो टफ ही गया था वो। टफ ही है। और सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं ना जिनके ऑप्शन काफ़ी ऐसे रहते हैं कि दोनों सही हैं, लेकिन सर एनटी उनके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन देता ही नहीं है कि वो क्यों सही है क्यों नहीं, मतलब कोई रीजन प्रोवाइड नहीं करता है कि हम एक कोई क्यों सही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ये- क्वेश्चन एक ये मैंने accounts में बहुत हुआ है। यस सर Accounts अकाउंट्स में teachers मैंने वाले ऐसे science क्वेश्चन उन्होंने फेस किए गड़बड़ थे, किया। 1-2 क्वेश्चन फेस किए थे, अब बट बहुत गलतियां हो रखी हैं Yes, एनटीए sir. से, आई होप कि इस बार ना हो। ना हो। सर नहीं, एक और चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं। सर जो आपने बोला ना पेपर अगर हार्ड आता है तो बढ़ता है, तो इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है। लाइक अनुकल्प और मेरा सेम शिफ्ट में सेम टाइम पर पेपर था, तो किसका 30th को था शिफ्ट 1 में बीएसटी का और इको का, तो लाइक बीएसटी में कम हुए ना, हाँ इकोनॉमिक्स में मेरे नॉर्मलाइजेशन से स्टेबल रहे, लाइक मेरे बढ़े ना कम हुए, उसके कम हो गए।
एनटीए ने अनुकल्प को टारगेट किया है। बस अनुकल्प के बिहेवियर से आपको ऐसा नहीं लगेगा, खुश है बच्चा और उसे पता है कि मैं पढ़ के मचा दूंगा। एक्चुअली जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, वो सारे बच्चे कूल है, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। ये 4 बातें यहाँ पर हंस खुश के कर रहे हैं। इनको पता है इन्होंने कितनी रातें सेक्रीफाइस करी हैं, कितनी मेहनत करी है, इनको ही पता है। इसके बारे में कोई ऐसे ऊपर ऊपर से कोई बोल दे तो वो बहुत छोटी बात होगी। तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर तो सॉरी यार, हमने कुछ बातें करी नहीं है कि कितने घंटे पढ़ते थे, कुछ करते। बच्चे बोर हो जाएंगे, पढ़ने थोड़ी आते हैं। इनको तो ये पता करना है कि यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में क्या है। और देखो यार, ये सब यहाँ बैठे हैं, मेहनत तो इन्होंने की ही है ना। हम बस ये नहीं बता रहे कि आप बोर हो जाओगे, नहीं तो भाई सबको पढ़ना पड़ता है। और अभी जहाँ पर है, ऐसा नहीं कि यहाँ से मेहनत खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा। ये बचपन का पेरेंट्स का झूठ है कि 10th पास कर लोगे, साइकिल दिला देंगे, सब ठीक हो जाएगा। 12th पास कर लोगे, कुछ और दे लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई सब कुछ ठीक नहीं हुआ, आपको मेहनत करना सीखना है और ताकि आगे बढ़ते बचाएं। जाता है वो तो हाँ, सब, और वो बस बढ़ते जाते हैं। बस आपको मेहनत करते करते आदत हो जाती है मेहनत करने की, तो फिर लगता है यार ये सब तो हलवा, ये तो हम 4 साल से कर ही रहे हैं। तो निक्को भैया के साथ फन, मस्ती और थोड़ी नॉलेज की बातें सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर की, और मैंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। कहीं ना कहीं हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस के बहुत मेजर कॉलेजेस के बारे में, आपको फीस के बारे में बताया, वहाँ का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होता है, हमने आपको बताया हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, आसपास की टिक्की रेडी टपरी छोले भटूरे की बात हमने कर ली है, और कहीं ना कहीं एनटीए के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्जाम सीयूईटी के बारे में हमने कुछ लिमिटेशंस को यहाँ पर उजागर किया है, क्योंकि इन बच्चों ने खुद फेस की है। राइट, ये बातें हमने इस पॉडकास्ट के अंदर की है दोस्तों। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ ही हम यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है यहाँ पर जो डिजाइन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि प्रवेश बैच से पढ़े हुए और दूसरे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कैंपस के और कॉलेजेस हो गए, नॉर्थ कैंपस से भाई मिरांडा कॉलेज भी है, किरोड़ीमल कॉलेज भी है, सेंट स्टीफन भी है, हिंदू कॉलेज भी है, खालसा कॉलेज भी है, या फिर लेडी श्री राम हो गया, साउथ कैंपस से ARSD हो गया, वेंकी हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, BHU है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, टॉप नॉच कॉलेज, जो भी आपका दिल करता है उसके अंदर आपको जाना है, और आप चाहते हो कि भैया उन बच्चों से भी मिलवाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा पसंद है, ताकि हम एक और ऐसा बढ़िया सा पॉडकास्ट बच्चों के साथ और अरेंज कर पाए और आपको और ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करें। यही हमारा पर्पस रहता है। इसी के साथ हम सारे एक बार अटेंडेंस लगाएंगे कैमरे के सामने, आप अपने अपने कैमरे को देख के लगा देना। हम बोलेंगे जय हिंद, जय भारत। लाल फूल नीला फूल चाहे कर दो पीला फूल, हमारी टीचर है सबसे कूल। #कॉमेडियंस।